ये है कि हमें उस अटेम्प्ट को लूज करना पड़ता है जिसके लिए हमने 1-2 साल देखा। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिसमें कैंडिडेट जो है सिर्फ एक अटेम्प्ट के लिए रहते हैं, यानी लास्ट अटेम्प्ट के लिए होते हैं, और फिर वो बाद में जाके लूज कर जाते हैं। ऐसे समय में स्टूडेंट को तैयारी करना कैसे चाहिए आर्म फोर्सेस के लिए, तो कुछ लोग सिर्फ नॉलेज बेस्ड रहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम आता है उसमें। आर्म फोर्सेस का एग्जामिनेशन जो है सबसे टफेस्ट तो नहीं है, तो टफेस्ट नहीं है तो इसको नॉलेज बेस अगर करके चलेंगे इसमें आप, तो आप इसकी तैयारी जो है मेरे हिसाब से 30-40% कर रहे हैं। इसका दूसरा पैरामीटर जिसको हम आर्म फोर्सेस का एसएसबी इंटरव्यूज कहते हैं ना, वो आपका सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग पार्ट है इसमें। इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि लगभग 9000 स्टूडेंट्स रिटन क्वालिफाई करते हैं, 9000, और फाइनली पास होते हैं सिर्फ 400। तो 400 रिजल्ट होता है और 9000 रिटन पास करते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं इसमें कि हम रिटन की जो तैयारी कर रहे हैं यही हमारा प्राइमरी गोल अचीव होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे पास ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिससे हम अपनी तैयारी करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए, कोई भी संस्था व्यवस्था जो होती है, जो कि फाइनली तैयारी कराती है, वो जरूर इस पर बात करेगी, और जो सिर्फ रिटन की तैयारी कराते हैं वो रिटन के ऊपर बहुत सारा फोकस करेंगे। अनडाउटली बिना रिटन के तो रिजल्ट होता नहीं है, लेकिन रिटन के साथ ये बड़ा जरूरी है। तो एक मैं छोटा सा चीज बताऊंगा आपको, जो कि आपका एक बायोग्राफी होता है आर्म फोर्सेस में, जिसको हम कहते हैं PIQ, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। PIQ, उसके बेसिस पर खुद को तैयार करें। उस PIQ फॉर्म में सिर्फ 2 साइड होते हैं, साइड 1, साइड 2। इसमें अगर ध्यान से आप पढ़े इसको, तो एक है आपका इनपुट और एक है आपका आउटपुट। यानी कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इसमें रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, फैमिली इनकम क्या है, फादर का प्रोफेशन क्या है, मदर का प्रोफेशन क्या है, आपके मार्क्स कितने अचीव, इनपुट हो। और साइड 2 में अगर देखें आउटपुट, शायद ये बात को सोचने का तरीका मैंने अपनी तरीके से बताया, इनपुट और आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लें कि आपके फादर जो है एक फार्मर, और उनकी इनकम जो है, एनुअल इनकम जो है 60,000 1 लाख के करीब है, तो रिसोर्सेज के क्रंचेज में तैयार हुआ बच्चा, अगर मान लीजिए उसकी परफॉर्मेंस आउटपुट में क्या जा रही है, बढ़िया जा रही है, और उसी के कंपेयर में एक दूसरे कैंडिडेट को लेते हैं जिसके फादर की इनकम जो है 5 लाख या 10 लाख रुपए एनुअली है, और उसका आउटपुट भी उतना ही, तो इसका अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना हो, तो अगर मान के चलें कि फार्मर के बच्चे ने इनपुट लिया है 100% का और आउटपुट दिया है दुगना, 200%, और इसके कंपेयर में अगर माने एक बहुत ही एलीट फैमिली है या एवरेज फैमिली भी है, उसको इनपुट मिला है 500% में, माने परसेंटेज जल्दी समझ में आता है तो 100 और 500 ऐसे बोलते, तो 500 मिला उसको इनपुट यानी अंदर की जो सोर्सेज है, रिसोर्सेज को कह रहा हूँ मैं आपको, इनपुट रिसोर्सेज में आपके पैसे आ गए, सराउंडिंग आ गई, पढ़े लिखे माँ बाप आ गए, इसमें ये सब रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं, और उस बच्चे ने 500 की जगह 600 अर्निंग की, तो एक बच्चे ने 100 इनपुट मिला और 200 का ग्रोथ दिखाया, यानी कि 100 का ही ग्रोथ दिखाया इसमें, लेकिन वो उसका आउटपुट है 100%, और किसी बच्चे को 500 मिला और उसने 600 का ग्रोथ दिखाया इसमें, तो उसको 100% भी नहीं मिला, आप कहें इसको 25% से भी नहीं। तो कैसे कैलकुलेट करें इसको कि हमें तैयारी करनी कैसे चाहिए, क्योंकि हम जब तैयारी कर रहे होते हैं तो हम अपना सेल्फ कॉन्शियस लेवल पर ही कर रहे होते हैं। बेस पैरामीटर को समझिए आप कि आपका इनपुट कितना है और आपने आउटपुट कितना दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं। कुछ लोग ACC एंट्री के आते हैं जो आर्म फोर्सेज में काम कर चुके रहते हैं। आर्म फोर्सेज में जो काम कर चुके रहते हैं, मान लीजिए 5 साल, 6 साल, 7 साल। कुछ लोग आते हैं हमारे पास इस एंट्री के लिए लगभग 10 साल। अभी हमारे पास एक LDC एंट्री का स्टूडेंट था इसमें, जो कि 16 साल की नौकरी करने के बाद है। 16 साल इज नॉट ए सिंपल थिंग, और इतनी नौकरी करने के बाद वो हमारे पास, फौज में तो रिटायरमेंट का एज हो जाता है इसमें, तो इस एज पर जो है वो ऑफिसर बनने वाला था, लेकिन सोचा कि सर इस अपॉर्चुनिटी को भी अवेल कर लेते हैं। ऐसे समय में जब उनको ट्रेन करते हैं तो एक सिंपल सा हमारे पास थ्योरी रहता है इसमें कि इसको इनपुट कितना मिला है और आउटपुट कितना है। और वो लड़के क्या करते हैं, कौन सी गलती करते हैं इसमें, एक बच्चा मान लीजिए वो सिविल बैकग्राउंड का है और वो अपनी तैयारी कर रहा है, उसका पैरामीटर एक है, और एक मान लेते हैं मिलिट्री और सैनिक स्कूल का लड़का है, वो भी उसको देखकर अपनी तैयारी कर, जबकि उसका इनपुट अलग है, उसका पूरा बिहेव पैटर्न अलग है। अगर आपने दोनों में सिमिलैरिटी रखी है इसमें, तो फिर आपका आउटपुट जो है मिसमैच हो जाएगा। तो सबसे पहला मेरा तो कंसर्न ये है कि आप अपने आप को सबसे पहले अपनी बायोग्राफी को देखें, PIQ फॉर्म को देखें कि मेरे पास इनपुट कितना है और आउटपुट कहाँ तक जाएगा। एक
विलेज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का अगर प्रॉब्लम है पावर ऑफ एक्सप्रेशन, यानी वो कम्युनिकेशन स्किल में कमजोर होगा, तो थोड़ा भी बहुत ज्यादा बोलेगा या थोड़ा बहुत मैनेज कर पाएगा, तो इट इज गुड। लेकिन अगर एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा कहता है कि सर माई पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट गुड, और वो दिख भी नहीं रहा है, तो इट इज नॉट मैनेजेबल थिंग, ये मैनेज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो अपने रिसोर्सेज को समझिए कि हमारे पास इनपुट क्या है और उसका आउटपुट हम कितना डिलीवर करें। और अगर आपके पास इनपुट कम है तो आपके पास हीरोइज्म शो करने की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, और ज्यादा है आपके पास तो अनफॉर्चुनेटली आपको उसके कंपेयर में और ज्यादा थ्रस्ट देना होगा। कभी भी एक दूसरे के साथ अपना कॉम्पिटिशन मत करें। दूसरा एक मेरा मेन कंसर्न है जो मैं अभी के समय में ऑब्जर्वेशन में ले रहा हूं। मान लेते हैं दो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन, एक बच्चा है ऑनलाइन यानी कि वो मोबाइल देखकर पढ़ाई कर रहा है, और दूसरा बच्चा है ऑफलाइन यानी कि सभी के साथ मिलकर पढ़ाई। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, शायद इसको आप समझ पाए। अगर मैं आपसे कहूं कि 100 मीटर की रेस दौड़िए, अकेले दौड़िए, और फिर कहूंगा कि 100 मीटर की रेस आप 10 लोगों के साथ दौड़िए। अकेले दौड़ने का मतलब ऑनलाइन में आपका परसेप्शन खुद का है, आप जितना समझें वो आपके लिए अपना परसेप्शन, नॉलेज अनडाउटली खराब और अच्छा नहीं, लेकिन आपने जो देखा उसका कंपटीशन सिर्फ आप हैं। लेकिन उसी चीज को जब ऑफलाइन में लेके जाइए, आपके साथ बैठा हुआ बच्चा उस चीज को जल्दी समझ कर रिएक्ट करे, और कुछ लोग देर में समझ कर रिएक्ट करेंगे। तो ऐसे में जब आपका कंपटीशन अलोन है तो परफॉर्मेंस डिफर होगी, और ग्रुप के साथ है तो डिफर होगी। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनवायरमेंट क्वेश्चन में, यानी कि अच्छी परिस्थिति को भी बनाइए, और तैयारी करने के साथ साथ रिटर्न तो सभी को पास करना ही पड़ेगा, लेकिन स्टेज 2 को कभी भी नेग्लेक्ट मत करिए, क्योंकि ऐसा करने का मतलब है कि आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। और बड़ा रिस्क का मतलब क्या है कि आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल की तैयारी के बाद जब आप आउट हो जाते हैं इंटरव्यू में, तो आपकी वो सारी तैयारी नल एंड वॉइड वेस्ट हो जाती है, और आपको पता भी नहीं चलता कि ऐसा हुआ। इसलिए 2 पैरामीटर को अभी के समय ध्यान रखिएगा कि मैं अपनी बायोग्राफी को पहले समझ लेता हूँ, मुझे कहाँ पर फोकस करना है। अगर मेरा बैकग्राउंड अगर वीक है इसमें तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम चलेगी, लेकिन मैंने अगर अच्छे स्कूल से पास किया हुआ तो बाद में ये कहने से मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। भले ही किसी ने मेरे को बता दिया था कि मैंने तो हिंदी में भी बोला था मैं पास हो गया, और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करता है, अरे देखो वो पास हो गया, अरे वो पास हो गया, उसका इनपुट तो देखो पहले आप, उसका इनपुट अलग है, आपका इनपुट अलग है। तो जब 2 चीजें अलग है तो आप उसके रिजल्ट को कैसे मैनेज कर रहे हैं? डिफरेंट चीजों को डिफरेंट तरीके से ही मैनेज करना। लास्ट में एक थॉट के साथ इसको समझ लीजिए, व्हाट इज द साउस फॉर अ गूज इज नॉट द साउस फॉर द गेंडर। दैट मीन्स वन if something is appreciable for one human being or student, that must not be appreciable for another human being or student, even under the same circumstances. एक परिस्थिति के बाद भी एक के ऊपर जो लागू होती है वो दूसरे पे लागू नहीं होती। तो आपकी तैयारी का पैरामीटर आपका सेल्फ कॉम्पोनेंट होना चाहिए, और उसके लिए आप अपने बायोग्राफी को थोड़ा सा समझ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करिए। कुछ मिलिट्री सैनिक स्कूल के लड़के रहते हैं, कुछ आर्म फोर्सेस के जो एसएस इंट्रीज में स्टूडेंट रहते हैं हमारे, वो अपने पैरामीटर को जब तैयार करते हैं तो एक सिविलियन स्टूडेंट जैसा ही अपने आप को मान के चलते हैं, जबकि उनका परसेप्शन ही डिफरेंट, पूरी तरह से डिफरेंट परसेप्शन। तो इसलिए आप अपने एसेट्स को, जो कि एसेट है आप, जो आपने पहले लर्निंग लिए, उसको आप न्यूट्रलाइज मत करिए, और उसके बाद उसको और हाई ग्रोथ दीजिए। अगर आपने माना तो निश्चित रूप से आप में चैलेंजेस हैं।